इस माइक ने हमारे एल लगा दिए हैं। हमारा पहला टेक बेकार हुआ है, इसलिए हम दूसरा टेक देने जा रहे हैं। तो गाइज़ हम लोग हमारी गाड़ी साफ़ करने वाले भैया को दिवाली का गिफ्ट दे रहे हैं। हैप्पी दिवाली भैया। पेटी बंद है। ठीक है ना। हैप्पी दिवाली। तो गाइस रतन ने तो हमारे उठने से पहले ही ब्रेकफास्ट ही मंगवा दिया यार। तो गाइस हाँ, बस शुरुआत दिन की देखो हुई है गिफ्ट देने से, और दिवाली के गिफ्ट्स देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और हमने शुरू किया है हमारे एक हाउस हेल्प से, कि थे हमारे गाड़ी साफ़ करने वाले भैया। तो इसी के चलते बस देखा आपने, जैसे हमने गिफ्ट दिया, अभी ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और अभी चल रही है जैसे मैंने आपको दिखाया था कर्टन्स वर्टन्स चल रही है सफाई। और यहाँ के कर्टन्स मेरे हो चुके हैं रेडी जी, जो ड्राइंग रूम के हैं, और उस रूम के भी हो चुके हैं। अभी आसमा ने मेरी हेल्प करा के वो ऊपर टंगवा दिए हैं, इस रूम के भी टंग चुके हैं और इसके भी हो चुके हैं जी। तो अब बचते हैं वहाँ रतन के रूम के, वो धुल रहे हैं और वो भी आज टांग दिए जाएंगे। तो फाइनली कर्टन्स का जो काम है वो पूरा हो जाएगा जी। तो बस अभी के लिए यही है। अभी हम हो रहे हैं तैयार, रेडी हो रहे हैं कहीं जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए वो आप बने रहना इसी व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है और ये डेडिकेटेड है हमारी स्कॉर्पियो एन यानी कि ब्लैक पैंथर को। तो चलिए चलते। तो गाइस हम लोग पहुँच रहे हैं अपनी लोकेशन पे। एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं 2-3 लोकेशंस के बीच में जहाँ पे आज हम अपनी स्कॉर्पियो एन का रिव्यू करने वाले हैं। आप सोच रहे होगे कि यार इतने साल के बाद, मतलब आए हुए स्कॉर्पियन को इतना टाइम हो गया है और हमने भी गाड़ी ली है तो वही है काफ़ी टाइम, इतना टाइम के बाद रिव्यू क्यों कर रहे हैं। यार आप लोग को पता है कि जैसे हम लोग का प्लान बन रहा था पहले कि हमको लेह वाली साइड जाना है या फिर स्नो में ऑफ रोडिंग करनी है या नॉर्मल ऑफ रोडिंग करनी है। तो अब देखो हम जो लॉन्ग टूर था इसका हमारा, हम 2-3 मार चुके हैं और जहां हम ले जाना चाहते थे वहां भी ले जा चुके हैं गाड़ी। अगर आपने हमारा सिसु वाला व्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके वो देखो, और मस्त परफॉर्म किया है वहाँ पे गाड़ी ने। और जो ऑफ रोडिंग वाला व्लॉग था वो भी जाके चेक करना, उसमें भी मतलब उसमें तो मतलब जो जिसने चलाई है वो बहुत अच्छे से बता सकता है। तो इसलिए आज हम ये रिव्यू प्रॉपर वाला करने वाले हैं और ये रिव्यू डायरेक्टली होगा फ्रॉम द ड्राइवर इटसेल्फ एंड फ्रॉम द ओनर ऑफ द कार विच इज़ रतनदीप सिंह पुनिया। तो अभी बस हम अपनी लोकेशन पे पहुंच रहे हैं। आज बस पहुंच रहे हैं अपनी लोकेशन पे, पहुंच के फिर अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं, तो बने रहना। हमारी लोकेशन मिल चुकी है जी, हम बनाएंगे यहाँ पे गाड़ी। हम अभी एंगल सेट कर रहे हैं थोड़े से अपनी ब्लैक पैंथर। तो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत स्पेशल होने वाला है। ये रिव्यू रहेगा आज हमारी स्पेशल गाड़ी का, जो कि है स्कॉर्पियो ZL, टॉप मॉडल है ये, और हमको ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हो गए हैं इसको लिए हुए। और हम आज इसका एक ओनरशिप रिव्यू करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट आई है हमको, कैसा इसने गाड़ी ने हमको ट्रीट किया है, हमने इस गाड़ी को कैसा ट्रीट किया है, हमने क्या क्या कराया है। तो हम इस गाड़ी को हर तरीके के ट्रेन्स पे ले जा चुके हैं, चाहे वो माउंटेन्स हैं, चाहे वो सैंड ड्यून्स हैं। चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो हिमाचल है, उत्तराखंड है, यूपी है। तो हम आपको एक बहुत ही अच्छा जेन्युइन रिव्यू देने वाले हैं। तो गाइस बने रहना इस वीडियो में आखिरी तक, और आप मेरी बातों को बहुत सीरियसली सुनना। तो शुरू करते हैं।
तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो हर आदमी को सबसे पहले गाड़ी लेने से पहले पता होना चाहिए वो बजट। सबसे पहले भाई पैसा कितना लगता है, भाई पैसा कितना लगा है। तो भाई हमने ये गाड़ी ली थी 28,70,000 रुपये में, और उसके ऊपर हम कुछ इसके ऊपर 2-2.5 लाख रुपए और लगा चुके हैं। तो देखा जाए तो 30 लाख रुपए अगर आप गाड़ी पे खर्च रहे हो तो क्यों स्कॉर्पियो हिन लें, मार्केट में तो इतनी सारी गाड़ियां हैं। तो गाइस इस गाड़ी की कुछ खास बात है जो इस इतने पैसों में या इस सेगमेंट में और किसी गाड़ी में नहीं आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गाड़ी है 4x4, और 4x4 का मतलब है कि भाई इसमें इसका मतलब डेफिनेटली बहुत पावर है। तो ये एक 172 bhp कार है जिसमें 315 न्यूटन मीटर इसमें पावर मिलती है। तो ये तो चलो इतना टेक्निकल बातें हम नहीं करेंगे, मगर हम आपको जो बताएंगे हमने इस गाड़ी को क्यों सिलेक्ट किया। सबसे फर्स्ट इस गाड़ी के अंदर बैठ के जो विजिबिलिटी मिलती है वो आपको बहुत अच्छा एक व्यू मिलता है। आप देख सकते हो रोड को, एक कमांडिंग पोजीशन में आ जाते हो। और स्पेशली जबकि मेरी हाइट 6 फीट है, चाहे किसी की 5 फीट भी है, व्यू आपको वही रहेगा। जैसे आप माउंटेन्स के ऊपर से देखते हो ना, आपको एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है रोड का, वैसा व्यू रहेगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि महिंद्रा ने जो ये गाड़ी बनाई है शायद मैं इसको कंपेयर करूँगा तो ये शायद फॉर्च्यूनर और एंडेवर को टक्कर देती है। तो मैं अगर ये कहना चाहूँ कि फॉर्च्यूनर इसके साथ की गाड़ी है तो मेरे को ऐसा लगता है फॉर्च्यूनर वेस्ट है 50 लाख रुपए खर्चना, इसके आसपास भी नहीं है। फॉर्च्यूनर 50 लाख रुपए खर्चना और टॉप मॉडल 30 लाख रुपए खर्चना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस गाड़ी की जो ड्राइवेबिलिटी है बेस्ट है। गाइस हमने विजिबिलिटी की बात की थी, हमेशा लोग इसको भूल जाते हैं कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सबसे ज़रूरी तो गाड़ी में बैठना, आपका कंफर्ट कहाँ है। इंजन विंजन तो बहुत बार की बात है। आओ तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फुट स्टेप दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इस पर चढ़ के ही जाना है आपको। जो लंबे लोग हैं वो तो आराम से इसके ऊपर आराम से जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और देखो कंफर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला कंफर्ट, ये सीट इलेक्ट्रिक ऑटोमेटेड है, आप आराम से आगे पीछे कर सकते हो, जो कि कंफर्ट में नंबर 1 चीज़ है। सेकंड जो आपका प्लेजर है वो इसकी सीटिंग स्टाइल है, जो कि एक अच्छी हाई सीटिंग है। तो सीटिंग में तो मैं इसको 5 नंबर देता हूँ। तो बाहर आ जाते हैं अपने रिव्यू को कंटिन्यू करते हुए। तो सेकंड जो सबसे ज़्यादा इस कार का अपीलिंग है वो इसका स्टाइल है। कलर तो आपकी चॉइस हो सकती है, वाइट हो सकता है, मरून, रेड, कुछ भी हो सकता है। मेरे को ब्लैक अच्छा लगा तो हमने ब्लैक ले लिया। मगर कार का जो स्टांस है वो किसी में नहीं आता। और लोग हमेशा बोलते हैं कि टाटा एक इंडियन कार है, उसके नुक्स एंड कॉर्नर्स कभी मैच नहीं करते, मगर महिंद्रा के साथ ये इशू बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे को पिछले 10 महीने में आप देखोगे मैंने कहीं गाड़ी को कहीं टच नहीं किया। मतलब ज़रूरी नहीं है मैं अपनी खुद की बड़ाई कर रहा हूँ, ऐसा कहीं पे मैंने इस गाड़ी के साथ कहीं एक्सीडेंट नहीं किया, कहीं किसी चीज़ को ठोका नहीं है। तो मेरे को तो ऐसा ये नुक्स एंड कॉर्नर्स कहीं के भी सब बढ़िया एक नंबर हैं भाई। तो मैं महिंद्रा को थम्स अप देता हूँ इस बारे में कि आप भाई अपने शायद प्लांट लाइन में बहुत अच्छा काम करते हो। अगर हम कंपेयर करते हैं, चलो मैं फॉर्च्यूनर को तो मैंने पहले ही नकार दिया, एंडेवर को मैं बोलता हूँ कि इसका भाई तगड़ा कंपैरिजन है। अब इंजन की बात करें तो ये कार्स बनी हैं 120 140 से ज़्यादा नहीं चलानी चाहिए हाईवे पे, क्योंकि ये टॉल बॉय है। तो मेरे को लगता है सेफ्टी के लिए आप इसको 135 130 चलाओ ताकि आप सेफ़ रहो। 6 एयर बैग्स के साथ ही आपको सेफ़ रखती है। ब्रेकिंग इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग है, बहुत अच्छी ब्रेकिंग है। और फ्रंट भी कैमरा है इसके अंदर ऑफ रोडिंग के लिए। जो आप कभी भी गाड़ी को ऑफ रोडिंग में उतारोगे तो आपको जो ये एक ब्लैक एरिया हो जाता है जहाँ आप देख नहीं सकते गाड़ी की बोनेट के नीचे, उसको कवर करता है वो। और ऐसा ही रिवर्स कैमरा है। हाँ लोग कहते हैं 360 डिग्री कैमरा होना चाहिए जो दिल्ली के ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर, मगर मेरे को लगता है जब आप एक एक्सयूवी लेते हो जो ऑलरेडी एक अपने आप में ऐसा बड़ी चीज़ है, तो मेरे को लगता है आसपास छोटी मोटी गाड़ियाँ खुद दूर रहती हैं, अनलेस आपको ऐसा लगे कि यार मेरे को तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली साउंड होना चाहिए था, मगर सफिशिएंट है चलाने के टाइम। अच्छा एक चीज़ और है, अब मैं चलाने की बातें कर रहा हूँ तो अभी तक हमने 3 सर्विस करा ली हैं। तो फर्स्ट सर्विस जो होती है उसमें वो तो फ्री थी, उसमें तो हमको कुछ पता ही नहीं चला, कुछ रिप्लेस किया उन्होंने, वॉश करके कपड़ा मार के दे दिया। सेकंड सर्विस में हमने
4,000 रुपये लगे, इंजन ऑयल चेंज हुआ, छोटा मोटा कुछ हुआ। जो हमारी थर्ड सर्विस थी 30,000 वाली, उसमें हम लोगों ने 13,800 के आसपास बिल आया, जो कि देखा जाए बहुत नॉमिनल बिल है फॉर थर्ड सर्विस, जिसमें हमने दोनों ब्रेक पैड बदलवाए और इंजन ऑयल, एयर फिल्टर वगैरह सब बनवाया। इतना मेरे को लगता नहीं, इतनी बड़ी गाड़ी लेने के बाद आप 13-14 हज़ार रुपये देखते हो। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं पर किलोमीटर की विद सर्विस एंड ऑल, अगर आप सर्विस और डीजल को इंक्लूड कर लेते हो, तो अगर आप साल में अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस निकालना चाहते हो, इसमें इंश्योरेंस नहीं ऐड करते, सिर्फ रोड के ऊपर ड्राइवेबिलिटी ऐड करते हैं कि भाई आप 1 किलोमीटर को कितने रुपए, तो अराउंड 9.5 रुपीज़ पर किलोमीटर की कॉस्ट आती है आपकी। अच्छा, अब टॉप मॉडल लेने के लिए अगर हम बोलें कि आपको लग्जरी वाला एल लेना चाहिए, Z8L, तो भाई साहब इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो और दूसरी चीज़ों और गाड़ियों में नहीं है। स्कॉर्पियो के बेस मॉडल में से लेके Z6 सिलेक्ट विलेक्ट कुछ नहीं है। आप बॉडी को कितना भी मेकअप कर लो, मगर जो बच्चा खाते पीते घर का रहेगा वो तो अलग ही होता है। अब देखो, अगर कंपनी ने इसमें 4x4 दिया है तो इसमें ऑटोमेटिक डिफरेंशियल लॉक्स हैं, वो दूसरी स्कॉर्पियोज़ में नहीं है। अच्छा, इसके टायर साइज़ अलग है, 18 इंचेस के हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें आपको बेस मॉडल में या बीच वाले मॉडल्स में नहीं मिलती। आपको अपने आप को बहलाना है कि हाँ मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, 22 लाख रुपए मेरे को स्कॉर्पियो चलानी है, तो वो तो यही बात है कि भाई आप किसी डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा नहीं पहन रहे हो, आप कुर्ता पजामा पहन के भी पार्टी में जा ही सकते हो। मगर आपको लेनी है एक टफ़, तो आपको टॉप मॉडल ही लेना पड़ेगा भाई 4x4 करने के लिए। हमने गाड़ी लेते ही सबसे पहले जो किया था वो टायर चेंज ही कराए थे। तो टायर आप देखोगे हमने मिशलिन के 80 डलवाए हुए हैं, ये 18,500 के टायर हैं, और ये 30,000 किलोमीटर्स पे भी इसका ट्रेड बिल्कुल नहीं घिसा है। आप देखोगे बिल्कुल अभी तक एक नंबर टायर हैं ये। और उसके बाद जो हमने चीज़ कराई थी वो है, इस गाड़ी में हमने PPF कराई है। मेरे को भी ऐसा ही लगता था भाई, काली गाड़ी है तो काली गाड़ी को तो साफ रखना ही पड़ेगा। हाँ, रखना तो पड़ता है, मगर आप ये देखो, जो ये इसके ऊपर आउटर लेयरिंग हुई है, कोई साइकिल वाला या कोई आपको स्क्रैच मार देगा ना, PPF पे जैसे बर्तन धोते हैं ना, वैसे धो स्क्रैच मिट जाता है। और हम 10 महीने के बाद भी अगर इस गाड़ी को इतना साफ रख सकते हैं, तो मेरे को लगता है कोई ब्लैक कलर में ऐसा लेने में प्रॉब्लम नहीं है। आजकल सड़कों पे हर 10 में से 7 गाड़ियाँ काली हैं, तो काली गाड़ी लो, यंग बनो, और एक बुल जैसी स्ट्रॉन्ग गाड़ी लेनी चाहिए। और स्पेशली हम इंडियंस हैं तो हमको इंडिया का ब्रांड प्रमोट करना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बने, लेंदी बने, आप लोगों को देख के अच्छा ना लगे, मगर मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इवन हम लोग जैसे फॉरेस्ट एरिया में भी जाते हैं या कहीं पे रगेड जैसे रिवर्स के पास जाते हैं, तो मेरे को आज तक, मैंने इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग भी देखा जाए तो इतना किया है, कहीं पे इसमें कोई साउंड इश्यूज़ नहीं है। अच्छा, कुछ यूट्यूबर्स मैंने देखा है कि वो बोलते हैं उनको म्यूज़िक सिस्टम लैग कर रहा है, लैग चलता नहीं है, ब्लैकआउट हो जाता है। भाई मेरे को तो कोई आज तक प्रॉब्लम नहीं आई है। शायद लोग जानबूझ के प्रॉब्लम, मेरे ख्याल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बार बार उसमें फिंगर करते हैं तो हो जाता होगा। अच्छा, एक इशू तो ये कहते हैं जनरली। दूसरा इशू, सब जितने भी व्लॉगर्स हैं मैंने देखा है वो 4x4 गियर को लेके कहते हैं हमारा गियर ख़राब हो गया, वारंटी में 4 बार चेंज हो गया। भाई हमने तो आज तक वारंटी में कुछ भी नहीं किया। देयर इज़ नो स्टीयरिंग वाइब्रेशंस, देयर इज़ नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी गाड़ी में। ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक के साथ 4x4 मेरे को तो लगता है भाई आपको हमेशा ऑटोमेटिक कार्स ही लेनी चाहिए फॉर शेयर प्लेजर ऑफ ड्राइविंग। तो इसकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है भाई। तो टॉप मॉडल नहीं लिया और बाहर से जाके आप करोल बाग से ही कराना है, तो मेरे को लगता है फिर तो वही बात हो जाती है भाई, कुर्ते पजामे पे एक गोल्डन कलर का ब्रोच लगा लोगे तो वो कोई मनीष मल्होत्रा या कोई एल्विन तो हो नहीं जाएगा ना। तो इसलिए अगर एलवी लेना है तो आपको ख़रीदना पड़ेगा टॉप मॉडल। सो गाइज़, एक और इशू जो मेरे को लोगों के मुंह से सुनने में हमेशा आता है कि यार स्कॉर्पियो है, बॉडी रोल है। मेरे को ऐसा लगता है जो गाड़ियों को तेज़ नहीं चलाते उनको तो इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए बॉडी रोल। जो गाड़ी को 100 की स्पीड में चलाता है कम से कम हाईवे पे,
मेरे को लगता है 50% से कम लोग हैं जो 100 से ज़्यादा चलाते हैं, वरना 100 भी नहीं चलाते। अगर आप 100, 120, 30 चलाते हो, आपने गाड़ी में ड्रिफ्ट थोड़ी ना मारनी है। अगर आपने फॉर्च्यूनर से, मैंने ये बोला ना, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि स्कॉर्पियो में बॉडी रोल है। इसमें अगर स्कॉर्पियो में 10 है तो इसमें 2 है, तो बॉडी रोल जैसी चीज़ तो आप छोड़ दो। अच्छा, दूसरा मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग इसकी लाइट्स के बारे में बातें करते रहते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि आप सिर्फ ये बार बार बोलते रहो कि लाइट्स बहुत डिम हैं, डल हैं। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। ये लाइट्स जो हैं ये आपके, देखा जाए, इन्वायरमेंट के हिसाब से बनी है। आप कितनी बड़ी लाइट्स लगा लोगे, ऐसे तो हेलोजन लगा लो आप गाड़ी के आगे, बहुत सफिशिएंट है। मैंने रातों को भी चलाया है, मेरे को ऐसा लगता है बहुत अच्छी लाइट्स हैं और हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, मगर आप अगर एक ऑफ रोडर हो तो मेरे को लगता है कि आपको ऑक्स लगानी चाहिए। अननेसेसरी हाईवेज पे, सिटीज़ में आपको ज़्यादा लाइट दे के किसी की आँखों को ख़राब नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ और ऐसी बातें हैं, वारंटी के लिए लोग कहते हैं कि यार महिंद्रा में बहुत सारा ट्रबल मेकिंग हो जाता है। मेरे को पिछले 10 महीने में, मेरे को लगता है, मैं अभी कई बार रफ़ गाड़ी चलाता हूँ, मेरे को 10 महीने में मैंने इस गाड़ी के ऊपर मेंटेनेंस में एक पैसा नहीं खर्चा, ना कोई वारंटी में स्पेयर पार्ट बदला। तो मेरे को लगता है ये शायद एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बड़ा मैटर करता है कि भाई आप कैसे चलाते हो, रखते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो ये तो आपके ऊपर ही है। और आप देख सकते हो कि भाई 10 महीने में गाड़ी ऐसे लगती है जैसे 4 या 5 दिन ही हुए हैं। और सनरूफ, अगर आप चाहते हो कि मैं एक ओनरशिप रिव्यू में और कोई बातें बताऊं जिसमें कि सनरूफ के बारे में बात करनी है, हैंडल के बारे में बातें करनी है, तो ऐसी वीडियोस तो बहुत सारी हैं यूट्यूब पे जिसमें वो बार बार यही बात करते हैं कि ये रिक्वेस्ट सेंसर किस लिए होता है, सनरूफ किस लिए होता है। मेरे को लगता नहीं इन सब बातों का आज की डेट में कोई मोटिव रह गया है, क्योंकि मैं कार का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ओनरशिप रिव्यू करना चाह रहा हूँ कि भाई मैंने कितने मज़े में गाड़ी चलाई है अब तक और मैं कितना टाइम इसको और रखना चाहता हूँ। मेरे को लगता है मैं 5-6 साल आराम से रखूँगा, जब तक ये 2 लाख किलोमीटर नहीं चल जाती है। और हम लोग मज़े ले रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी स्कॉर्पियो ख़रीदनी चाहिए रॉक्स के मुकाबले में भी। रॉक्स, जीप आप 100% टाइम नहीं चला सकते हो। अगर आपके पास कोई सेकेंडरी व्हीकल है तब तो आप ले लो रॉक्स, वरना मेरे को लगता है स्कॉर्पियो ख़रीदो। फैमिली कार है, टफ़ कार है, कैंपिंग कर सकती है, आपके साथ सब कुछ कर सकती है। बेसिकली आपका एक फ्रेंड है ये। तो मेरे को लगता है कि मैंने ओवरऑल सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। और शायद मैं ज्योति से भी पूछना चाहूँगा कि वो भी बताए अपना 10 महीने हमने इसमें शिशु गए हैं, मनाली गए हैं, श्रीनगर गए हैं, सैंड ड्यूम बैशिंग करने उदयपुर, जैसलमेर, सब जगह गए हैं, गुजरात गए हैं। वो क्या कहती है, मैं फ़ोन ले रहा हूँ उससे। तो गाइज़, अब जैसे कि रतन ने मुझे फॉरवर्ड कर दिया है कैमरा के आगे आने के लिए, और जनरली आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मैं ही आगे रहती हूँ, बट ये एक्चुअली में क्या था ना, स्कॉर्पियो इनका जो रिव्यू है यार, ये जो चला रहा हो ना कार, उससे ज़्यादा बेटर रिव्यू और कोई नहीं दे सकता। और इसलिए मैं चाहती थी कि इस ब्लॉग को स्पेशली आके रतन कवर करे और हमारी ब्लैक पैंथर को, स्कॉर्पियो इनको रतन ही कवर करे इस ब्लॉग में। तो जैसा आपने देखा, ये रिव्यू बेसिकली एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर, थोड़ा बहुत इसकी परफॉर्मेंस और कंफर्ट के बारे में ज़्यादा था, और हम कितनी चला चुके हैं इसको, कितनी सर्विसेज हो चुकी हैं और उस पर क्या क्या कॉस्ट आई है। तो यार बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कार है और लास्ट ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हो चुके हैं हमें इस कार के साथ अब। लेकिन ये रिव्यू इसलिए पेंडिंग था बिकॉज हम लोग इसको अलग अलग टेरेन्स में ले जाके देखना चाहते थे और उसके बाद ही एक रिव्यू आपके सामने लेके आना चाहते थे। और शायद मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स नहीं कवर किए होंगे, मगर जो एक कंफर्ट और ड्राइविंग प्लेजर था वो ज़रूर मैंने बताया कि भाई मेरे को बहुत मज़ा आता है चलाने में। दूसरी एक बात है, शायद लोग बोलेंगे यार आपने इतनी बातें की, माइलेज तो बताई नहीं। तो गाइस, माइलेज हमारी कार जो देती है सिटी में वो 9.5 है और हाईवे पे 12.5 है। अगर हम कैसे भी यूज़ कर ले तो ये मिनिमम एंड मैक्सिमम शायद कभी 13 भी आ जाती है। तो ये माइलेज, और मैं चाहूँगा, अब चलो मैंने परफॉर्मेंस की बात की है तो मेरे को एयर कंडीशनिंग बताना चाहिए। तो इसका जो एयर कंडीशन सिस्टम है वो बहुत ही A1 है। अगर वो 25 टेम्परेचर बता रहा है तो वो 25 की ही कूलिंग करेगा। और थर्ड चीज़ जो है, अगर जय लेके आएगा कैमरा आगे, तो हमने इसकी
तो गाइज हमने इस कार की थर्ड रो निकाल दी है। हम वैसे तो 3 ही मेंबर हैं फैमिली में, तो हमने पूरा निकाला हुआ है लगेज स्पेस के लिए, और बहुत लगेज स्पेस है। तो लोग, मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसमें बैठ के दिखाते हैं। भाई आप देखोगे मेरे जैसे 4 लोग आ जाएं, जय भी आ जाए, पिकनिक का बेड भी बना सकते हैं। हाँ आराम से जय सो सकता है पीछे भी, और लगेज भी आ जाएगा, प्लस ये पीछे सीट पे भी पूरा सो सकता है। और हम यहाँ चाहे तो अपना पूरा बेड बना सकते हैं, आगे वाली सीट को भी हटा के, इतनी स्पेस। तो हमारे मॉड्स में एक मॉड ये भी है कि हमने इसकी ये टेल लैम्प बदलवाया हुआ, जो रिफ्लेक्टर था ये स्मोक इंडिकेटर कम रिवर्स लाइट है। तो इस पीछे भी हमने रिवर्स कैमरा लगाया हुआ है जो फुल टाइम रिकॉर्डिंग करता है। जय आ जाओ बाहर। तो मेरे को एक जो नेगेटिव है मैं बताना चाहता हूँ। एक मेजर नेगेटिव जो है, मेरे को लगता नहीं है वो आज तक किसी ने कवर किया है। तो कवर किया भी होगा तो शायद मैंने नहीं सुना है। तो स्कॉर्पियो इनका जो एक डिज़ाइन फ्लॉ है वो क्या है, आप जब भी इस डिक्की को बंद करते हो तो ये ऐसे डिज़ाइन हुई है कि इससे यहाँ जो इसके नुक्स एंड कॉर्नर्स में मिट्टी या मड होती है वो अंदर भी चले जाती है आपके सामान पे, और बाहर भी उड़ती है। तो वो मिट्टी से आप ज़रूर हर बार गंदे होते हो। अच्छा, एक और इसमें DF डलता है। तो शुरू में हमने, क्योंकि गाड़ी बहुत भगाई, तो हमको ऐसा लगता था यार ये DF तो बहुत ज़्यादा ही डलता है। तो 10,000 किलोमीटर्स में शायद हमने 15 लीटर्स एडिशनल डलवाया था। कंपनी कहती सर्विस टू सर्विस डलेगा, मगर हमने 15 लीटर्स एक्स्ट्रा डलवाया। उसके बाद मैंने 2 बकेट्स DF की 20 लीटर्स अपने पास एडिशनल लेके रख लिया, जो कि आज तक यूज़ में नहीं आया। तो एक तो वो भी है पॉइंट। अच्छा, उसके बाद अगर हम बैक रो की बात करते हैं तो मैं देखो, अगर 6 फीट का हूँ मैं तो आराम से बैठ पाता हूँ। और इसका रियर AC भी बहुत इफ़ेक्टिव है, मगर इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, तो ये टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकता। मगर फिर भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है। शायद इसलिए इफ़ेक्टिव कूलिंग है इसकी, ये थर्ड रो को भी कूल कर सकता है। अच्छा, और एक मॉड और भी है जो हमने कराया हुआ है। हमने इसके नीचे इंजन की प्रोटेक्शन लगवाई हुई है। एक शील्ड लगाई हुई है हमने नीचे 3 mm की, जिससे कभी वो नीचे बैंग करे तो गाड़ी को नुकसान ना हो। तो अगर आप हमारी गाड़ी का पूरे का वॉक थ्रू देखोगे तो आप देखोगे कि शायद PPF की वजह से काले रंग पे कोई ऐसे निशान नहीं है, स्क्रैचेस नहीं है। तो PPF भाई ज़रूरी कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऑटोमेटिक चीज़ें जो रेन वाइपर्स आते हैं जो कि ऑटो रेन डिटेक्ट कर लेते हैं, हेडलाइट जो हैं ऑटो हेडलाइट्स हैं, ये सब चीज़ें तो टॉप मॉडल में आपको मिलती हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि इनके बारे में बार बार बोल के किसी को भी ज़्यादा कोई मज़ा आएगा। तो कंपैरिजन के लिए अगर कोई मेरे को कहे कि हैरियर इज़, देयर इज़ नो कंपैरिजन, हैरियर इसके आसपास नहीं है, और कोई भी गाड़ी महिंद्रा के आसपास नहीं है। स्कॉर्पियो एन रूल करती है रोड को। और वैसे भी अगर हम किसी गाड़ी को बताएं कि भाई वो क्यों टॉप में, अरे इसकी सेल्स बोलती है भाई, जितना ये बिकती है शायद उसके 10% भी नहीं हुई है। और महिंद्रा, अगर आपको पता है तो मार्केट लीडर्स हैं। 53% XUV का मार्केट महिंद्रा के पास है, जबकि ये मार्केट एक बार टोयोटा के पास था। और टोयोटा, अगर एक और मैं आपको न्यूज़ बताऊं, इनफैक्ट मैंने ये TOI में देखा है कहीं अभी, तो उसमें लिखा हुआ है कि टोयोटा फॉर्च्यूनर के ऊपर आपको 3-3 लाख का डिस्काउंट है। वो भाई स्कॉर्पियो तुमने क्या कर दिया, फॉर्च्यूनर को पकड़ के पीट दिया। 3 लाख रुपए, मेरे को लगता है जैसे उनकी हाइलक्स पे 15 लाख का डिस्काउंट चला हुआ है, थोड़े दिनों में फॉर्च्यूनर पे भी आएगा 15 लाख। जो लोग सपने लेते थे फॉर्च्यूनर के, वो अपने खेतों में फॉर्च्यूनर चलाएंगे, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ है नहीं। तो भाइयों, जो ट्रैक्टर रखते हो आप ज़रूर फॉर्च्यूनर चला पाओगे जब वो 20-25 लाख की नहीं मिलेगी। मगर अगर आपको लग्जरी मज़े लेने तो स्कॉर्पियो लो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चेस। ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल आपको या यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और लाइक शेयर करना ज़रूर मत भूलिएगा इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो कि स्कॉर्पियो एन खरीदने का प्लान कर रहे हैं जी। तो चलो अभी चल रहे हैं यहाँ से, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे पूरा इंटीरियर इसका आपको प्रॉपरली दिखाने का, और क्या क्या इसमें हमको लग्जरी की तरह ट्रीटमेंट मिलता है उसके बारे में।
बहुत बढ़िया शॉट्स कवर किए पुनिया साहब। टायर्स देखे हमारे, ये जो कहते हैं टायर्स, हमने 120 पे ब्रेक मारी और चाहता तो मैं और अच्छे से ब्रेक लगा सकता था, मतलब स्किड बिल्कुल भी नहीं मारी। और गाड़ी इतनी स्टेबल है ना कि आप इसको तेज़ चला लो, धीरे चला लो। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप टॉप मॉडल लेते हो स्कॉर्पियो एन का, तो आपको भाई साहब कोई ड्राइविंग मोड नहीं मिलते। ये ऑल टाइम बीस्ट है। आपको स्कॉर्पियो के सारे मॉडल्स के अंदर आपको जिप जैप जूम मिलता है, मगर इसमें भाई कोई देयर इज नो जिप जैप जूम। ये ऑल टाइम फुल पावर ऑन, मतलब ये इसके अंदर हॉर्सेस हमेशा भागते रहते हैं। तो अगर आपको ऐसे वाला भी एक्सपीरियंस लेना है तो मेरे को लगता है, लोग कहते हैं बिग डैडी बिग डैडी, बिग डैडी भाई बोलने से नहीं होता, ये बिग डैडी का भी बिग डैडी है। तो मेरे को लगता है कुछ बिल्कुल माइन्यूट चीज़ें लगाओ, टायर्स लगवाओ, अपना पीपीएफ लगवाओ, पॉलिश कराओ, और इस कार का देयर इज नो कंपैरिजन। तो मेरे को लगता है आपको ये अच्छा लगेगा ओनरशिप, हमारा रिव्यू जो हमने आपको दिया है, और आपके काम आएगा। थैंक यू।